नमस्कार दोस्तों, साल 1929 कैलिफोर्निया के पार्सदेना में कार्निगो वेसाला में काम कर रहे एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने एक दिन आकाशगंगा के 4 तारों को मेजर किया और उसके बीच के डिस्टेंस को मापा। फिर कुछ दिन बाद उन्हीं तारों को फिर से मेजर किया और उसके बीच के डिस्टेंस को मापा और यहाँ उन्हें जो डिफरेंस का पता चला वो हैरान कर देने वाला था। यह डिफरेंस ब्रह्मांड में छुपी करोड़ों रहस्यों को खोल कर रख दिया कि इतने विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ होगा और मानव जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई होगी। इस एक खोज ने ब्रह्मांड में छिपी करोड़ों रहस्यों को खोल कर रख दिया। तो आइए जानते हैं दोस्तों ब्रह्मांड के इन रहस्यों को आज के इस वीडियो में। Edwin Powell Hubble came at the end of a long life. Despite major scientific discoveries that provide long support for the Big Bang Theory, अगर हम समय में पीछे जाए तो लोगों को मतलब ही नहीं था कि ऊपर क्या है और ऊपर क्या चमकने लग रहा है। सूरज, चांद, तारे और इस पृथ्वी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। साल 1929 से पहले ब्रह्मांड, पृथ्वी और मानव जीवन को लेकर कई तरह के प्रिडिक्शन किए जा रहे थे। तब एक खगोल शास्त्री अरस्तु ने 4th सेंचुरी में अपने भू केंद्रीय मॉडल में कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी खगोलीय पिंड एक गोलाकार कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इनके अनुसार पृथ्वी का सबसे नजदीकी उपग्रह चंद्रमा है, फिर सूर्य और उसके बाद मंगल है। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी आकाशीय पिंड कांस्टेंट, प्योर और ट्रांसपेरेंट पदार्थ से मिलकर बना है जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अरस्तु के जियोसेंट्रिक मॉडल यानी कि भू केंद्रिक मॉडल में एक समस्या थी कि वो खगोलीय पिंडों की गति को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जब ग्रहों को सही से ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि उनकी गति नियत नहीं है, वो कभी आगे तो कभी पीछे चलते रहते हैं। तारों का पैटर्न ऋतुओं के अनुसार बदलते रहते हैं और क्यों चंद्रमा एक महीने में घटता बढ़ता रहता है। अरस्तु के दिए केंद्रिक मॉडल से ग्रहों के भ्रमण पाथ को सही से निर्धारित नहीं किया जा सकता था। ऐसे ही अरस्तु की तरह 140 ईस्वी में टॉलमी ने अरस्तु के केंद्रिक मॉडल को स्टडी कर एक नया मॉडल दिया, ज्यामितीय मॉडल। लेकिन इनका मॉडल भी अरस्तु से अलग नहीं था क्योंकि ये भी अरस्तु की तरह ही पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे और सूर्य, चंद्रमा और तारे एक वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन यहाँ टॉलमी खगोलीय पिंडों की गति को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो कल्पना करते हैं कि सारे ग्रह अपने वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते होंगे, जिसे उन्होंने नाम दिया अधिचक्र। और ये अधिचक्र एक बड़े वृत्त में गतिशील है जिसे डेक्रेंट कहते हैं, जिसका अर्थ है कि ग्रह अपने सर्कल में घूमते हैं और साथ ही सर्कल भी अपने अक्ष पर घूमता है। दोस्तों, अरस्तु और टॉलमी के मॉडल को सर्वाधिक एक्यूरेट माना जाने लगा क्योंकि 2000 वर्षों तक इनके मॉडल को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए सभी ने यह माना कि अरस्तु और टॉलमी ने जो कहा पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, यही सही है। लेकिन 476 ईस्वी में भारत के एक महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इस केंद्रिक मॉडल को गलत साबित कर दिया और उन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी अपने गोलाकार अक्ष पर सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। कई साइंटिस्टों ने 6 ईसा पूर्व में चपटी धरती का मॉडल बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी सपाट और डिस्क के जैसा गोल है और सपाट और चपटी धरती की मान्यता को प्राचीन संस्कृति के बुक में भी देखा जा सकता है। और यह चपटी पृथ्वी मॉडल भारत में 31 ईसा पूर्व और चाइना में 17 ईसा पूर्व तक चलता रहा। तब पाइथागोरस ने सबसे पहले 6th सेंचुरी में कहा कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने यह सिर्फ कल्पना की थी क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ऐसे ही पृथ्वी गोल को लेकर अरस्तु ने 3 बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिए थे। पहला, समुद्र में दूर जा रहे जहाज की सबसे निचला भाग पहले गायब होता है जबकि सबसे ऊपरी भाग सबसे लास्ट में। दूसरा, पृथ्वी अलग अलग जगहों पर अलग अलग राशि दिखाती है और दक्षिण गोलार्ध से ध्रुव तारा नहीं दिखाई देते हैं और ऐसा केवल गोलाकार स्फीयर में ही संभव है। और तीसरा, चंद्रमा का आकार वृत्त के खंडों के जैसा है, अर्थात चंद्रमा गोलाकार है तो पृथ्वी का स्फीयर भी गोलाकार ही होगा। दोस्तों, इनके इन आर्गुमेंट से यह प्रूव हो गया कि पृथ्वी गोल है। तभी 324 ईसा पूर्व में इराटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या को मापा। उन्होंने पृथ्वी की परिधि 4000 किलोमीटर होने का अनुमान लगाया। इसके लिए उन्होंने पृथ्वी की परिधि को वृत्त की त्रिज्या से गुणा किया और इसके बाद उन्होंने अनुमान किया कि पृथ्वी की त्रिज्या 346 किलोमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही खोज चलते रहे और साइंटिस्ट अपने अनुमान के आधार पर ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते रहे। तब आया वो साल जो साइंटिस्टों ने अनुभव किया था, उसे देखा जा सकता था। साल 1609 में गैलीलियो को पता चला एक ऐसे दूरबीन के बारे में जिससे खगोलीय पिंडों को देखा जा सकता था। लेकिन इसका आविष्कार होलैंड में हुआ था। तब गैलीलियो ने इसको अध्ययन कर खुद से ऐसे दूरबीन बनाने का निर्णय किया जो होलैंड में मौजूद दूरबीन से कई गुना स्ट्रॉन्ग था। जब ब्रह्मांड में गैलीलियो ने पहली बार प्रेक्षण किया तो पाया कि सभी ग्रह
सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले कोपरनिकस और आर्यभट्ट ने भी यही कहा था, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी समेत अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो की इस खोज के बाद साइंटिस्टों के पास एक्यूरेट डाटा था कि आसमान में क्या चलने लग रहा है। अरस्तु के केंद्रिक मॉडल ने इन ग्रहों और पिंडों की गति को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन गैलीलियो ने इस दूरबीन की मदद से ग्रहों की गति और उसके डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन किया। इसके बाद आकाशगंगाओं में अनेकों खोज हुए, लेकिन 17वीं शताब्दी में फिर से एक सवाल उठा कि आखिर ये ग्रह सूर्य का चक्कर क्यों लगा रहे हैं और ये ऊपर कैसे अटके हुए हैं। दोस्तों इस सवाल का जवाब दिया न्यूटन ने 1726 में, जब उनके माथे पर एक सेब गिरा। तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि आखिर ऊपर फेंकी हुई कोई भी चीज पृथ्वी पर आकर क्यों गिरती है, वो ऊपर ही क्यों नहीं चली जाती है या फिर ऊपर ही क्यों न अटक जाती है। तब उन्हें पता चला कि पृथ्वी में कोई बल है जो ऊपर फेंकी हुई चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसे उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद यह सिद्ध हुआ कि शायद ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऊपर स्थित है और सूर्य में मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक लगभग ब्रह्मांड की सभी गुत्थी सुलझ चुकी थी, लेकिन जब साइंटिस्ट का नजर अपने गैलेक्सी से बाहर गया तो उन्हें पता चला कि ये ब्रह्मांड छोटा नहीं है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि हमारे गैलेक्सी की तरह ही लाखों करोड़ों गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में मौजूद हो। तब उनके मन में सवाल उठा कि आखिर इतने विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा और हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई होगी। दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब मिला 1929 में, जब एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने 4 तारों को मेजर किया और उसके बीच के डिस्टेंस को निकाला, जिसके बारे में मैंने वीडियो के इंट्रो में बात करी थी। जब दूसरी बार उन्होंने फिर उन्हीं तारों को मेजर किया तो उन्होंने देखा कि इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी इसका मतलब यह था कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। तब उन्होंने इस पर एक तर्क दिया कि 13.6 मिलियन ईयर पहले हो सकता है कि ब्रह्मांड एक छोटा सा पिंड रहा होगा, जिसका आयतन अत्यधिक और ताप व घनत्व अनंत रहा होगा। फिर एक दिन इसमें एक विस्फोट हुआ होगा, तब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, जिसे आज हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों उस एक विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का आज तक विस्तार हो रहा है। उसके बाद ही पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।